नंबर 1। अब इस पॉइंट नंबर 1 को आपको ध्यान से समझना है कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 को आपको ध्यान से समझना है कि इसमें क्या चेंजेस आया या क्या परिवर्तन आया। तो सबसे पहले इस पे अपन देखेंगे कि जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, या जो चुनाव होगा तो उसकी चुनाव की पद्धति, इलेक्शन सिस्टम कैसा होगा, चुनाव पद्धति के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पहले ही स्पष्ट कर रहा है कि चुनाव पद्धति पे परिवर्तन हुए हैं। कैसे? जैसे आपको पता है कि मेयर का जो चुनाव है, कांग्रेस जब सरकार में आई, सत्ता में आई, इसके पहले तो प्रत्यक्ष निर्वाचन को हटा दिया, अर्थात आप पार्षद चुनोगे, पार्षद क्या करेगा, मेयर को चुनेगा, महापौर को, ये नियम था। तो यहाँ पे पद्धति में पहले, यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था कांग्रेस सरकार पे, यहाँ पे, और अभी 2024 की बात आ रही है, अर्थात वर्तमान। इसीलिए कहते हैं कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो ध्यान से समझिए, बीच बीच में ये अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। पहले क्या हुआ और वर्तमान में क्या चीज़ है, तो इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि देखिए पहले नियम ये था, कांग्रेस था तो कि जनता जनार्दन, जो जनता है वो क्या, वो किसका चुनेगा, पार्षद को चुनेगा। उसके बाद यही पार्षद क्या करते थे, महापौर को चुनते थे, ठीक है। जैसे अपने रायपुर में एजाज डेबर को महापौरों ने चुना था, ये व्यवस्था थी, ये कांग्रेस के समय की देन थी। लेकिन अभी चुनाव पद्धति में नगर पालिका में संशोधन हुआ और ये 3 दिसंबर को लॉन्च हुआ, ठीक, 3 दिसंबर सन 2024 को। अब मेयर का कैसे निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष होगा। ये जो था पार्षद महापौर को चुन रहा है, जनता इसमें डायरेक्ट भागीदार नहीं बन पा रही है, ठीक, तो भागीदार कौन, पार्षद बन रहा है, तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष था। ये प्रणाली क्या थी, अप्रत्यक्ष, मतलब ये जो प्रणाली थी चुनाव की, जनता इसमें भागीदार नहीं हो पाता था। अब क्या हुआ, 3 दिसंबर को जो ऑर्डर आया है सन 2024 को, उसमें जनता क्या करेगी, सीधा सीधा एक तो पार्षद का चुनाव करेगी, पार्षद को चुनने का अधिकार सरकार ने दे दिया। दूसरा उसने कहा कि जनता ही महापौर का चुनाव करे, महापौर का ही डायरेक्ट वो क्या करे, मेयर का अपने मत का प्रयोग करके चुने। तो ये 3 दिसंबर 2024 को प्रभावित हुआ और ये परिवर्तन देखने को मिला चुनाव पद्धति में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, आप इसे देख लीजिए आराम से, ठीक। अब ये बातें एकदम क्लियर हो गई, आपको ये डिफरेंशिएट करना तो समझ आ गया कि पहले क्या था और अभी वर्तमान में क्या है, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब देखिए आगे को, चलिए आगे को समझिए बच्चों, ठीक। ये रहा पहला अमेंडमेंट 2024 में 3 दिसंबर को जो इफेक्ट हुआ, ठीक। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं कि इसमें इस बार अमेंडमेंट हुआ ओबीसी आरक्षण का। तो यहां पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, और ये क्या है, ओबीसी। देखिए ये जो रिजर्वेशन है इसका संबंध है एसटी एससी से, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए अमेंडमेंट हुआ है, तो ओबीसी जो समुदाय है उसके लिए, उसके आरक्षण के लिए इसका अमेंडमेंट किया गया है, ठीक। क्लियर बच्चों? देखिए ध्यान से समझिए। अब इसमें 2 बातें आपको समझाऊंगा जो कि पहले भी मैं समझा चुका हूं, इस बार भी समझा रहा हूं, लेकिन बेसिक चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ओबीसी समुदाय का यहां पे क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या था, पहले जो चुनाव प्रक्रिया होता था, ठीक है, जो अभी तक चलते आया, जो अधिनियम में लिखा था कि किसी क्षेत्र में, नगर पालिका में, नगर निगम में, किसी भी नगरीय निकाय में एससी एसटी की जनसंख्या, एसटी एससी की जनसंख्या अगर, देखिए पॉइंट नंबर 1, 50% से क्या है, मान लो कम है, 50% से कम हो, ये पॉइंट नंबर 1 को समझो। ओबीसी आरक्षण कैसे इससे प्रभावित होगा इसको देखिएगा। एससी एसटी की जनसंख्या 50% से कम मान लेते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में पहले क्या होता था, ये पहले की बात बता रहा हूं आपको, क्या होता था, 50% से कम हो तो 25% जो सीट होती थी, ये सीटें ओबीसी को दे दी जाती थी।
ओबीसी को क्या कर दिया जाता था, ओबीसी हेतु होता था। ये पहले की बात है। लेकिन अब इसी में संशोधन करके इसका पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे शामिल किया गया है। क्या, देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन पैटर्न है, महिलाओं का, पहले भी महिलाओं को 50% का आरक्षण था, 50% का। दूसरा जो SC ST है, ठीक है, SC ST इसको जनसंख्या के अनुपात में था, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन था उस जगह पे, ठीक। ये अभी भी वैसी है, इसके कोटे में कोई कमी नहीं की गई है। बस बातें ये डाला गया है कि SC ST का 50% से कम हो तो पहले 25% सीट ओबीसी को दिया जाता था। अब इसी में चेंज करके एक नया पॉइंट नंबर 4 डाल दिया गया बच्चों इस जगह पे। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो वैसे स्थिति में ओबीसी को 25% सीट ना दे करके, 25% सीट ना दे करके अगर 50% से कम है, मान लो SC प्लस ST का उस नगरीय निकाय में, नगर पालिका में, नगर निगम में, जिस जगह भी आपको लेना है आप ले लो, या नगर पंचायत में SC ST का जो समुदाय है अगर 50% से कम है, मान लो 50% से कम है, तो ओबीसी को 25% सीट जो पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा, शेष जो है वो मिलेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 50% से पूरा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शेष क्या हो जाएगा, ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएगा, ठीक है, शेष प्रतिशत। अब इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझना है, ओबीसी को क्या होगा, प्रदान किया जाएगा। ये बातें क्लियर हो गया। अब इसी को हम कैसे समझते हैं, देखिए मान लीजिए, मान लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी एक नगर पालिका एसटी का जो प्रतिशत है, एससी और एसटी का इन टोटल का मिला करके मान लीजिए 25% आ रहा है, तो 25% उस नगरीय निकाय में इनका कोटा तो रहेगा ही, लेकिन ओबीसी को 25% यहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन कब देंगे, तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में, कम से कम जनसंख्या के अनुपात में उसे देने के लिए उसके पास में 25% का कोटा ओबीसी के पास में जनसंख्या होना चाहिए, तब ये 25% का भागीदार होगा, तब जाके किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 50% तक का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इस बात को समझो कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। मान लो 25% एससी एसटी का है और वाकई में ओबीसी की जनसंख्या 25% के बराबर है, तो 25% सीट इसके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं इस चीज को कि एससी या एसटी 25% मान लो और ओबीसी की जनसंख्या 25 की जगह मान लेते हैं, ये एक केस 1 है, ये एक एग्जाम्पल 1 है, ये केस 2 है, ठीक है। केस 2 में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं बच्चों कि ओबीसी का जो जनसंख्या है वो 25% ना हो के मात्र 15% है, मान लो। तो यहाँ पे रिजर्वेशन कैसा हो जाएगा, एससी एसटी का 25% और ओबीसी का 15%। तो यहाँ पे 5 5 10 10 के शून्य और हाथ खिलाइए 1 2 3 और 1 4, तब वहां पे आरक्षण कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। ऐसा नहीं है कि पूरा 25% इसको दे दिया जाएगा। अगर ओबीसी एसटी एससी का 25% है तो ओबीसी को जनसंख्या जितनी होगी उतनी दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लो इस केसेस में ओबीसी का प्रतिशत कितना बता रहा हूं, 15%, तो 25 और 15 40 हो गया, उससे ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझो, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण में बदलाव करके पहले डायरेक्ट 25% मिलता था, अब जनसंख्या के अनुपात में दिया जा रहा है और मैक्सिमम लिमिट होगी टोटल रिजर्वेशन की 50%, दोनों तीनों समुदाय को मिला के, एसटी एससी ओबीसी को मिला के, और महिला का 50% तो है ही है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सेकेंड रिजर्वेशन पैटर्न में नगरीय निकाय में ध्यान रखना है। नाउ अब अपन क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या कहता है, देखिए अब यहां पे आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे। ये पॉइंट नंबर 3 है जो पार्षद प्लस महापौर के ऊपर बात करता है।
अर्थात मेयर लिख लो आप, ये दोनों के ऊपर क्या बात करता है कि पार्षद और महापौर दोनों पदों पर क्या एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, या क्या दोनों पदों पर चुनाव होगा, चुनाव लड़ सकने की ताकत है। तो ये अमेंडमेंट क्या कर रहा है, पार्षद पे भी चुनाव लड़ने की शक्ति देगा और महापौर भी, पार्षद और महापौर दोनों पे आप क्या कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। अब पहले कैसा था बताता हूं, देखिए समझिए, इस पॉइंट नंबर 3 को एकदम प्यार से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखिए पहले क्या था, ये क्या है, पहले की बात बता रहा है और ये वर्तमान की बात बता रहा है। देखिएगा, समझिएगा दोनों बिंदुओं को, पहले और वर्तमान में क्या अंतर है या क्या अंतर देखने को मिल रहा है। इस व्यवस्था में जब हम घुसते हैं, इस व्यवस्था में जब झांकते हैं तो पाते हैं कि पहले क्या होता था बच्चों। देखिए पार्षद जो चुनाव लड़ सकते थे आप, तो उसके लिए आयु निर्धारित था 21 वर्ष तक आप लड़ सकते थे, ठीक है। लेकिन वो उसमें अगले बिंदु पे आऊंगा, अभी के प्रश्न को समझो। पार्षद और महापौर क्या दोनों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। पहले क्या होता था, देखिए पहले पार्षद जो है उसके लिए चुनाव लड़ा जाता था। ये कैसा होता था, तो प्रत्यक्ष चुनाव लड़े जाते थे और पार्षद जो जीतता था तो पार्षद ही क्या करते थे, महापौर को चुनते थे, सेलेक्ट करते थे कि हम इसको पार्षद बनाएंगे, ठीक है। पार्षदों के बीचों से महापौर चुनते थे और महापौर बनाए जाते थे। गलती से देखो कुछ निकल गया था ना, पार्षद बनाएंगे निकल गया था। वही होता है जब बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाओ ना तो मैश हो जाता है डाटा, मैशअप के चक्कर में कुछ भी निकल जाता है। लेकिन आप लोगों को लिखता इसीलिए हूँ, लिख के समझाता हूँ। खड़े होकर बोलूँगा तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे की लेक्चर क्यों बनाता हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ, लिख लिख के बोल सकूँ। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक जो होता है पढ़ पढ़ के और लिख लिख के अपने हाथ और बोर्ड का प्रयोग अपने मौखिक शब्दों के साथ करता है, ठीक। देखिए पहले आप पार्षद को चुनते थे और पार्षदों में से महापौर का चुनाव होता था। मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, फलाना फलाना पार्षद को आपने चुना, तो इसी पार्षद में से एक आदमी निकल के यहाँ पे बनेगा महापौर। ये पहले नियम था। जनता से महापौर चुनने का अधिकार कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था और इसे पार्षद में शामिल कर दिया था। ये चूंकि राज्य सूची का विषय है, ऐसा कुछ भी हो सकता है और कोई भी कानून बना के कुछ भी इन लोग बना सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि इनको स्वायत्तता दिया जाए, है ना। मतलब आपको अपने हिसाब से कानून चलाने का अधिकार है पंचायती राज व्यवस्था के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या हुआ, देखिए अभी ऐसा कह दिया गया कि आप अभी वर्तमान में पार्षद भी लड़ सकते हो, क्योंकि पार्षद के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, ठीक है। इस समय महापौर कैसे होता था, तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता था इस समय। और अभी सिस्टम को बदल दिया गया है। पार्षद का कैसा चुनाव हो रहा है, प्रत्यक्ष। और इस बार बोल रहा है कि महापौर या जो मेयर रहेंगे उनका होगा प्रत्यक्ष। अर्थात दोनों में क्या है, प्रत्यक्ष के भाव देखने को मिलते हैं। अर्थात आप दोनों चुनाव एक साथ लड़ सकते हो, एक साथ लड़ सकते हो। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके क्या शामिल कर दिया गया बच्चों, यहां पे कहा गया कि अगर आप मेयर और पार्षद दोनों के लिए माना कि चुन लिए जाते हो, तो वैसे स्थिति में यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है बच्चों, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर एक पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसी भी एक, चाहे पार्षद से दो या महापौर से, जब दोनों चुनाव आप लड़ते हो तो एक पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बिंदु नंबर 3। एकदम आराम से बताऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन ज्ञान की चीजें होती हैं, ज्ञान का खेल होता है, ठीक। अगला जो पॉइंट नंबर 4 है, वो पॉइंट नंबर 4 ये क्या कहता है डियर ऑल स्टूडेंट, ये बात करता है आपके आयु के ऊपर। किसके ऊपर बात करता है, आयु। आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए पार्षद के चुनाव के लिए, उसकी बात करता है, आपके एज के ऊपर प्रश्न करता है। पहले केवल पार्षद की आयु की बात होती थी, क्योंकि उस समय क्या होता था,
पहले आप क्या करते थे, पार्षद को चुनते थे, है ना। तो पार्षद के लिए चुनाव लड़ा जाता था। तो पार्षद के लिए पहले क्या आयु थी बच्चों, 21 वर्ष था। समझना अब बात को। और इसी पार्षद में से महापौर को चुना जाता था, अर्थात पार्षद प्रत्यक्ष और महापौर अप्रत्यक्ष। लेकिन अब अमेंडमेंट करके छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के माध्यम से यह नियम इसमें शामिल किया गया कि अब महापौर भी चूंकि चुनाव में शामिल हो रहा है और जनता प्रत्यक्ष उसे चुनेगी, तो महापौर का भी अब वर्तमान में क्या हुआ, महापौर की भी आयु को निर्धारित कर दिया गया कि महापौर के लिए चाहिए मिनिमम 25 वर्ष। ठीक, ये दोनों क्राइटेरिया को आपको समझना है। आयु की जब बात आ रही है तो पहले केवल पार्षद का 21 वर्ष था, उनमें से ही एक को मेयर बनाया जाता था, है ना। उदाहरण मैंने दिया था, फलाना फलाना में पार्षद जो है यहाँ पे चुन के आए, तो रायपुर के लिए एजाज डेबर को उठाया और इसी को बोला कि चलो ठीक है भाई, ये क्या करो, इसे मेयर बना दो रायपुर का। तो ये इन्हीं लोग, इसको पार्षद को आपने चुना, इन्होंने मेयर को चुना। लेकिन अब आप ही पार्षद का प्रत्यक्ष तरीके से क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, और इसका भी आप प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव करोगे तो मिनिमम आयु की सीमा इसके लिए 25 वर्ष लॉक कर दिया गया। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा। अब आगे चलेंगे, ठीक है। पानी उनी पी लेता हूं मैं, तो मुझे भी खुशी होगी, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला बात इसमें आया, देखिए ये भी मैं पंचायती राज के गैजेट से निकाल के सरल भाषा में तोड़ तोड़ के किया हूं। जो इन्होंने लोग असाधारण मतलब प्राधिकार से प्रकाशित करके गैजेट निकालते हैं ना, राजपत्र, उसमें से देख के निकाल के बनाया हूं। आप लोग करेंगे तो आपको वो साहित्यिक भाषा में आप समझ नहीं पाओगे, तो ये बहुत अच्छा है, इसी को पढ़िए, इसी पे समय दीजिए, ठीक है। अगली बातों को समझिए। किसी भी स्थिति में कई बार क्या होता है, अब प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, तो पॉइंट नंबर 5, प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है, तो ये पूछ रहा है कि महापौर का प्लस पार्षद का, महापौर और पार्षद का जो चुनाव है कब, कई बार ऐसा होता है ना, किसी कारण से चुनाव डिले हो जाता है, या किसी की त्याग पत्र कोई देता है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो पार्षद और महापौर का चुनाव कब तक नहीं हो सकता, एक प्रश्न आता है। तो ये भी यहाँ पे इसमें डिसाइड फाइनल लिख दिया गया है गैजेट में। तो पार्षद और महापौर दोनों का चुनाव कब तक नहीं हो सकता, कब तक के सीमा तक नहीं हो सकता, ये वाली बात। तो किसी भी स्थिति में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये अंतिम सीमा है। ये क्या है, आखिरी सीमा है कि किसी भी स्थिति में 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक। महापौर और पार्षद का चुनाव कब तक नहीं हो सकता, देखिए इन दोनों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, चाहे वो त्याग पत्र दे दे, चाहे मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे इस बात को समझिए, ठीक। अगला इसमें मैटर हमको देखना है कि जब हमने इलेक्शन करके, इलेक्शन कंप्लीट हो गया, अब अध्यक्ष को, नगर निगम के अध्यक्ष को चुनना है, तो उसके लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है ना। तो हल्का सा इसको इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 को यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं और आपके दिमाग में बता रहा हूं कि अध्यक्ष हुआ सम्मेलन, ऐसी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि इस पे भी बात होने वाला है। अध्यक्ष हुआ सम्मेलन, जब नगर निगम में मान लो आपको अध्यक्ष चुनना है, कौन होगा अध्यक्ष, सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, जब पार्षद वहां पे गए हैं तो वैसे स्थिति में अध्यक्ष का चुनाव व सम्मेलन की स्थिति में याद रखेंगे, परिणाम जैसे प्रकाशन हुआ तो उसके 15 दिनों के अंदर
15 दिन में कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा, ठीक है, उस सम्मेलन का। आपसे पूछा जाएगा कि सम्मेलन को कौन मतलब लीड करेगा और कितने दिनों के अंदर, तो याद रखेंगे 15 दिनों के अंदर। किसके द्वारा, तो ये कलेक्टर के द्वारा। ये एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप बिल्कुल कोर्स में मेरे जाके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो में मैं चर्चा किया हूँ, पूरा वीडियो में बताया हूँ, ठीक। अगली बात यहाँ पे आती है, महापौर को क्या वापस बुलाने जाने का अधिकार दिया जाएगा? चूंकि महापौर को तो अब जनता चुन रही है। पहले महापौर को कौन चुनता था? पहले महापौर को पार्षद चुनते थे। पॉइंट नंबर 7 समझो। अब यहाँ पे लिखो महापौर का रिकॉल। महापौर का क्या होगा? रिकॉल होगा। तो क्या महापौर का रिकॉल हो सकता है? क्या प्रोसेस है? अब देखिए पहले क्या होता था, पहले पार्षद को हम चुनते थे। कैसे? तो प्रत्यक्ष तरीके से। तो ये रिकॉल का सुविधा जनता के पास में सिर्फ किसके लिए था? पार्षद के लिए। समझ लो भाई, हमने पार्षद को चुना। 1 मिनट, अब देखिए यहां पे समझा देता हूं आपको। कुछ स्थितियां हैं कि किस स्थिति में महापौर को आप रिकॉल नहीं कर सकते, ये भी प्रश्न आता है। वो मैं उस पर चर्चा करूंगा कि जब तक उसका कार्यकाल 2 साल पूरा ना हो, या उपचुनाव के तहत अगर वो आया है ना, तो कम से कम आधा कार्यकाल वो पूरा कर लिया हो, तब उसे बुला सकते हो, वरना नहीं बुला सकते। या संपूर्ण अवधि में केवल 1 बार आप रिकॉल लगाया जा सकता है उसके ऊपर। ये सब क्वेश्चन में आता है। अब देखिएगा, ये नियम शुरू से चल रहा है। महापौर का रिकॉल करना है। जैसे अपन ग्राम पंचायत में हमको अधिकार है रिकॉल करने का। पंचायती राज में रिकॉल किसके लिए करते हैं? तो पंचायती राज में देखिए, इस बात को समझिए, यहां पे इस बात को याद रखेंगे कि जब पंचायती राज की बात आएगा, पंचायती राज में, तो ये आएगा सरपंच के लिए। हम सरपंच को डायरेक्ट चुनते हैं ना, तो उसको अपन रिकॉल करके बुला सकते हैं। प्लस और सोचिए कि हम किसको चुनते हैं और उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया पंच, ये 2 लोगों को, ठीक, सरपंच और पंच को रिकॉल करके पंचायती राज में व्यवस्था दिया गया। तो जब रिकॉल इस बार इसमें महापौर के लिए डाला गया, क्योंकि आप महापौर को डायरेक्ट चुन रहे हो, जैसे आप सरपंच को डायरेक्ट चुनते हो वैसे ही महापौर को डायरेक्ट चुन रहे हो, तो इसमें क्या नियम है? तो जितने भी उस नगरीय निकाय में, जिस नगरीय निकाय में ये चुनाव हो रहा है, तो उस नगरीय निकाय में 3/4 निर्वाचित पार्षद सदस्य के द्वारा, कितने? 3/4। अब देखिएगा, रिकॉल करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, आपको पूछेगा तब आप बताएंगे कि रिकॉल की जब बात आती है डियर सर, तो यहां पे सदस्यों की संख्या, पॉइंट नंबर 1, पहला बोल रहा है कि 3/4 पार्षद सदस्यों के द्वारा, ठीक, इतने सदस्यों के द्वारा। अब क्या होगा? ये एक लेटर लिखेंगे, एक प्रस्ताव लिखेंगे रिकॉल का या वापस बुलाने का प्रस्ताव। तो ये क्या होंगे? याद रखना, ये निर्वाचित होने चाहिए। पेपर में अगर मनोनीत लिखा रहेगा तो उसे मत उठाना। 3/4 निर्वाचित पार्षद सदस्यों के द्वारा ही उसमें हस्ताक्षर किया जाएगा राइट टू रिकॉल या वापस बुलाने के अधिकार के पर्चे में। तो वो पार्षद क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। अब ये किसको प्रतिवेदन देंगे? ये अपना प्रतिवेदन देंगे किसको? तो संभाग आयुक्त को। ये अपना प्रतिवेदन किसको देंगे बच्चों? संभाग आयुक्त को। और संभाग आयुक्त किसको कहते हैं बताइए? कमिश्नर कहते हैं ना। तो ये संभाग आयुक्त को अपना प्रस्ताव सौंपेंगे कि हम इसे क्या करना चाहते हैं? बुलाना चाहते हैं। अब संभाग आयुक्त तो उस पर विचार करेगा और उसे राज्य सरकार के पास भेज देगा। तो ये उस प्रतिवेदन पे अपना सील सिग्नेचर लगा के अपने अनुशंसाओं के साथ राज्य सरकार के पास प्रतिवेदन बना के भेजेगा। आपसे पूछेगा व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकॉल, तो उस कंडीशन में अब राज्य सरकार को जिम्मेदार बनाया जाएगा। देख लो सर, ऐसा ऐसा बात है।
राज्य सरकार फिर क्या करेगी, चूंकि ये निर्वाचन का संबंध है तो सरकार उस पर जांच पड़ताल करके वो निर्वाचन आयोग को भेजेगी। वो जिम्मेदारी किसकी है, निर्वाचन आयोग की। अंतिम उत्तर वही देगा और उसी के हाथ में है कि वो किसको क्या करेगा। 3/4 पार्षद सदस्य हस्ताक्षर करके संभाग आयुक्त को दिए, आयुक्त तो राज्य सरकार को, सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग उस नगरीय निकाय की जनता के लिए निर्वाचन की व्यवस्था करेगा जिसे कहा जाएगा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान की व्यवस्था करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। और इसमें शामिल कौन होंगे, गुप्त मतदान में उसी नगरीय निकाय के जो जनसंख्या है, जनता जनार्दन है, वही इसमें शामिल होंगे। जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो उसमें शामिल होंगे। और किस स्थिति में रिकॉल होगा, किस स्थिति में रिकॉल होगा बच्चों, तो रिकॉल में जो टोटल मतदाता है, टोटल मतदाताओं में 50% से अधिक जो सदस्य हैं वो अगर फाइनलाइज करते हैं, वो अगर मत का प्रयोग करते हैं तभी रिकॉल संभव है। तो यहां पे देखिए, पहला उसी नगरीय निकाय में जो मतदाता हैं ना, मतदाताओं की संख्या कितनी हो, न्यूनतम संख्या कितनी हो, न्यूनतम संख्या बच्चों, मतदाताओं की न्यूनतम संख्या वहां पे हो 50% से अधिक। समझ रहे हो, कुल मतदाताओं का 50% से अधिक होगा तभी उसे राइट टू रिकॉल के माध्यम से उसे बुलाया जा सकता है। उदाहरण कैसे दूं, मान लो उस नगरीय निकाय में, उदाहरण के लिए इसको आप एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक एग्जाम्पल ये है, उदाहरण उस नगरीय निकाय में ये जो बॉडी है आपकी, ठीक है, मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक नगरीय निकाय में इलेक्शन कराए, ठीक है। अब इस नगरीय निकाय में आपने मतदान कराया, ठीक। अब मतदान कराने के बाद यहां पे ध्यान से समझना क्या है आपको, इसमें मैंने कहा कि 50% से अधिक जनसंख्या का, मान लीजिए इसकी जनसंख्या को हम टोटल जनसंख्या को मानते हैं कितना, कुल जनसंख्या इसका मानते हैं मान लो 50,000। एक मिनट, ठीक है, कुल जनसंख्या अपन ने माना कितना, 50,000 माना। कुल जनसंख्या हमने इस नगरीय निकाय का 50,000 माना, तो 50,000 का 50% कितना हुआ, मान लीजिए, देखिए इसका 50%, 50,000 का 50% कितना हुआ, 25,000 हुआ ना। तो ये क्या बोल रहा है, 50% से अधिक कुल जनसंख्या का, तो 25,000 वोटर क्या हो गए, 50,000 50% इसके हो गए। अगर 25,000 मतदाता रिकॉल के पक्ष में वोट करते हैं तो भी रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहा है 50% से अधिक जनसंख्या। समझाने का मतलब को समझो। अब मान लीजिए 50,000 लोगों में 25,000 ने रिकॉल के पक्ष में वोट किया और मान लो 5,000 लोगों ने इसके विपक्ष में कर दिया, बोला कि हमको रिकॉल नहीं करना है, दूसरा जो था उसको नहीं बुलाएंगे, या फिर जो वहां पहुंचा है उसको वहां पे बुला के उसके सीट को नहीं खाएंगे, तो यहां पे ये पूरा प्रयास खत्म हो जाएगा। कारण हमने कह दिया 50,000 से अधिक, अगर वाकई में यही क्या हो गया 25,001 हो गया तो तुरंत रिकॉल हो जाएगा, वो उस पोस्ट को खो देगा, ठीक है। मान लीजिए यही हो गया आपका 25,000 + 1, एक वोट भी अगर एक्स्ट्रा पड़ गया इसमें, 50,000 से अधिक मैंने कहा ना, तो 50,000 का 25%, 50% से अधिक टोटल जनसंख्या का, मतदाताओं की संख्या का 50% से अधिक अगर पक्ष में वोट कर दे, अगर बोले कि हम रिकॉल करना चाहते हैं, तब 25,000 में अगर एक वोट भी पड़ गया, 50,000 का 50%, 25,000 + 1, तब रिकॉल संभव हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अगर एक भी कम हुआ तो नहीं होगा। मान लो 25,000 वोट है, 24,000 ने हाँ कह दिया और 1,000 ने ना कह दिया जनसंख्या ने, तो भी पूरा प्रक्रिया धरा का धरा रह जाएगा, उसका रिकॉल नहीं हो पाएगा। जैसे पंचायती राज में भी यही प्रक्रिया सरपंच और पंच के लिए है। यहां पे इस बार महापौर के लिए भी शामिल कर दिया गया, मेयर के लिए। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि किस स्थिति में हम महापौर को रिकॉल नहीं कर सकते। अब इसी की आगे की प्रक्रिया को देखो, यहां पे इसी की आगे की प्रक्रिया को समझो। किस स्थिति में, अब मान लीजिए यह प्रक्रिया यहां पे खत्म, कोई अब इसमें अधिकार नहीं हमको रिकॉल करने का, तो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि किस स्थिति में हम महापौर को रिकॉल नहीं कर सकते, है ना। इन विच सिचुएशन वी कैन नॉट रिकॉल टू मेयर, रिकॉल नहीं कर सकते, वो कौन सी स्थिति है? बताइए, रिकॉल नहीं कर सकते तो महापौर को या जो मेयर है उस मेयर को आपको रिकॉल नहीं कर सकने की स्थिति को समझना है बच्चों यहां पे। ठीक, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन मैंने क्या कहा था, उसी समय मैं आपको बताया था कि कम से कम 2 साल वो अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, 2 वर्ष न्यूनतम। इसके पहले आप रिकॉल लाओगे वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह संवैधानिक नियम और कानून के खिलाफ है। ठीक, अभी तक हमारे पंचायती राज व्यवस्था में, चूंकि ये राज्य सूची का विषय है, मैं बार बार समझा रहा हूं, हम जैसा चाहेगा, राज्य जैसा चाहेगा वैसा कानून इसके लिए निर्धारित कर सकता है। अब मान लीजिए, इसमें एक बात को मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो 2 साल शासन कर लिया और 2 साल सत्ता के बाद में इस व्यक्ति का क्या हो गया, शरीर जो है काम करना बंद कर दिया, या ये फिजिकल हैंडीकेप हो गया, या मानसिक विक्षिप्त हो गया, या ये त्याग पत्र दे दिया, अर्थात पद की मुक्ति हो गई इस पोस्ट की, मान लेते हैं। तो क्या ये जो नगरीय निकाय है 2 साल तक का सेवा तो ये कर चुका है, ये यहां पे 2 साल तक का मतलब जो नगरीय व्यवस्था है वो तो चल चुका है, लेकिन बच गया है यहां पे 3 साल और। तो यहां की स्थिति के लिए कैसा होगा, क्या फिर से पूरा 5 साल के लिए चुनाव होगा या बचे हुए 3 साल के लिए चुनाव हो गया? तो व्यवस्था कहती है कि ऐसे स्थिति में शेष अवधि के लिए चुनाव होगा। शेष अवधि का क्या होगा बच्चों, चुनाव होगा, और इसी शेष अवधि के लिए जो चुनाव होगा उसे कहा जाता है उपचुनाव। क्या कहा जाता है? उपचुनाव। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं उपचुनाव का क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी मेयर को उपचुनाव के तहत चुना गया है तो भी यहां पे नियम है कि आधा कार्यकाल पूर्ण उसको करना पड़ेगा, और जब तक वो आधा कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है तब तक उसको क्या है, उपचुनाव में आधे कार्यकाल के पश्चात ही रिकॉल पॉसिबल है। कम से कम 50% उसको अपने काम को करना पड़ेगा, तब तक आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते, पद से हटा नहीं सकते, जब तक वो अपना 50% ड्यूरेशन पूरा ना कर लिया हो। जैसे आम चुनाव में हमने 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि दिया, उपचुनाव में हमने कितना कहा, कम से कम 50% का अवधि शेष कार्यकाल का। दूसरी बात, अगर वो मेयर उस जगह पे आया है, पॉइंट नंबर 4, तो संपूर्ण इसके कार्यकाल में केवल एक बार ही आप क्या कर सकते हो, रिकॉल का यूज कर सकते हो। कितने बार? सिर्फ एक बार। तो यहां पे याद रखना कि बच्चों संपूर्ण अवधि में केवल एक बार ही रिकॉल होगा।
ये नहीं कि आप एक बार रिकॉल लगाएं, असफल हो गए तो दूसरी बार रिकॉल लगाओगे, नहीं, एक ही बार रिकॉल ला सकते हो, चाहे वो पास हो चाहे ना हो। अच्छा, एक बात और, अगर सिर्फ इसका कार्यकाल समाप्ति 6 महीने बचा है तो आप रिकॉल नहीं ला सकते। चलिए एक शॉर्ट मेमोराइजेशन में आपको करा देता हूं, बहुत इजी वे में, बहुत सरल वे में। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया है ये पूरे अमेंडमेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप साहित्यिक भाषा के चक्कर में, उस पीडीएफ के चक्कर में नहीं फंसेंगे। मैंने इस पीडीएफ को तोड़ तोड़ के सरल और देहाती लैंग्वेज में आपके सामने रखा है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स लेना है, पीएससी का, व्यापम का, रेलवे का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसआई का, क्योंकि मैं खुद एक वर्किंग हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ। 6 मेंस मैंने पीएससी का लिखा है, ठीक है, और सीजीपीएससी में 140वां रैंक मैंने लाया है। 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे सिलेक्ट हैं। और सबसे पहली बात, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट आपको मिलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आएगी उसकी जानकारी मिलेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और मजे की बात आपको बता रहा हूं, एजुकेशन इज द पावरफुल वेपन। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं पावरफुल वेपन, शिक्षा से बड़ा। ये शेरनी का वह दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना काम करो, नहीं तो मैं कहता हूं ना कि अगर आप काम नहीं करोगे, if you will not done your task then someone will hire you to complete their task। कोई ना कोई फिर आपको हायर करा के अपने सपनों को, तुम्हारे ही सपनों को अपना सपना बना देगा वो, और तुमको हायर करके अपना काम निपटवाएगा। तो इसलिए पढ़ लो और पहले टीचिंग स्किल देख लो, चूंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं, एक टीचर हूं, एक डायरेक्टर हूं, एक इंजीनियर हूं, एक वर्किंग हूं, है ना। मैं बेरोजगारी को बिल्कुल समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वर्किंग हूँ तो मैं नहीं समझता हूँ भाई। मुझे भी बहुत काम करना पड़ता है, 8 घंटे की सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी के बाद 8 घंटे क्लासेस देना पड़ता है। तो इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ग्रुप से मिल जाएगा आपको। और हाँ, वीडियो को अच्छे से आप शेयर करो भाई, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ। और किसी भी प्रकार की कोई कोर्स की जानकारी, आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है, ठीक है, तब आप क्या करें, हमसे संपर्क करें 9575204321। आप हमारे आईटी मैनेजर को मैसेज करें, सोनू शर्मा को, 9575204321। वो आपको सारी जानकारी देंगे क्लास के बारे में, और आप उसे व्हाट्सएप में पेमेंट करें, व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दें, फिर वो आपको क्लास में जोड़ेंगे और अट्रैक्टिव आपको स्टडी मटेरियल देंगे। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव स्टडी मटेरियल देंगे, मतलब आप खुश हो जाओगे स्टडी मटेरियल पाने के बाद। आपको हमने बहुत मुश्किल से वो ऐसा अट्रैक्टिव मटेरियल हमने बनाया है, और बहुत मेहनत लगा है, काम लगा है, तब जाकर के वो रेडी हुआ है ना। सारे जो स्टडी मटेरियल होंगे बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, और ये आप लोगों को बहुत बेनिफिशियली आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ऑथेंटिक किताबों का सार है। कहीं आपको भटकना नहीं है, हम जो देंगे उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। ये पूरा हमारा माधव पहाल एकेडमी का पूरा स्टडी मटेरियल है। ये सब कुछ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे जेट स्ट्रीम का पॉलिसी सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, एल नीलो और भारतीय मानसून। अच्छा हाँ, काम की चीज़ें है ना, ऐसा नहीं कि पूरा किताब में जो चीज़ें है वैसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, पूरे काम की चीज़ें यहाँ पे रहेगी। ठीक है, मानसून निवर्तन क्या है, ऋतुओं के बारे में पूरा बताया है, बहुत अच्छे से हम लोग ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु सबको समझाया है, बहुत अच्छे से हमने एक एक चीज़ों को डील किया है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जो कोर्स लेंगे आप पीएससी का, व्यापम का, रेलवे का, एनटीपीसी का, उसके साथ ये पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, बस इतना है। ये पीडीएफ में हम जानबूझ के वाटरमार्क या लोगो हम इसमें नहीं लगाए हैं बीच में। अगर लोगो लगा देंगे तो आप प्रिंट आउट करते हैं तो भद्दा सा दिखता है, तो हमने लोगो को हटा दिया है ताकि आप बिना भद्दे के प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सको। लैपटॉप में भी पढ़ लो, मोबाइल में पढ़ो, सब में पढ़ लो। चाहो तो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, चाहो तो आप अपने मोबाइल से ले लो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने समझाया है आप बहुत सेटिस्फाई हुए होंगे, और अच्छा लगा हो तो चैनल पे अपने कमेंट करके उपस्थिति जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।